नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और देवभूमि के दंगल में आगे बढ़ेंगे और आज बात करेंगे कायदा कानून का चक्कर और विपक्ष और सरकार की टक्कर। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की घोषणा होने के बाद से लगातार आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है और जिसके चलते सरकार को भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बताते चले कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के द्वारा निकाय व पंचायत चुनाव करने के लिए 2024 की आरक्षण नियमावली को चुनौती देते हुए अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई की है। हाईकोर्ट ने कई निकायों में गलत तरीके से आरक्षण तय करने के मामले में दायर याचिका पर राज्य सरकार से 6 जनवरी तक जवाब भी मांगा है, जिसमें याचिकाकर्ता का आरोप है कि राज्य सरकार की ओर से निकायों के अध्यक्ष पदों के लिए जो आरक्षण प्रक्रिया अपनाई गई है वो संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों के विपरीत है। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। आपको बता दें कि अल्मोड़ा नगर निगम, धारचूला नगर पालिका, गुप्तकाशी नगर पंचायत, उत्तरकाशी नगर पालिका में अध्यक्ष व मेयर के पदों के लिए राज्य सरकार के आरक्षण को चुनौती देती याचिका दायर कर रहा है। नियमावली बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं है। राज्य सरकार के 2024 के आरक्षण संबंधी नियमावली गलत है, इसलिए निकायों का फिर से आरक्षण तय हो। इस पूरे मामले पर सत्ता पक्ष भी हाई कोर्ट में अपने पक्ष को लेकर तैयार है। याचिकाएं लगी हुई हैं जिसमें अल्मोड़ा नगर निगम, धारचूला नगर पालिका, गुप्तकाशी नगर पंचायत, महुआ डाबरा, ऐसी कई नगर पंचायतें, उत्तरकाशी नगर पालिका, ऐसी कई नगर पालिकाएं और नगर निगम अल्मोड़ा, ऐसे कई निकायों के आरक्षण का जो रोस्टर है, नगर पालिका अध्यक्ष, मेयर आदि का, जो उसको चैलेंज किया गया है। उसमें विभिन्न कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स पे इसको चैलेंज किया गया है, जिस पे आज कोर्ट ने सुनवाई करी थी और राज्य सरकार से इस संबंध में 6 तारीख तक कुछ विशेष बिंदुओं पर जवाब मांगा है, जैसे कि क्या आधार रहा है और क्या डेटा है जिसका बेसिस लिया गया है। माननीय न्यायालय के पास जब कोई शिकायत करता जाएगा तो निश्चित तौर पर उसकी सुनवाई करेंगे, लेकिन क्योंकि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, आचार संहिता लग चुकी है, अब जो अधिकार निर्वाचन अधिकारी को होता है, जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है, उसका अधिकार सर्वोपरि है। न्यायालय उस पर विचार करेगा, जब देखी जाएगी। लेकिन अभी जो व्यवस्था है, क्योंकि सरकार ने पारदर्शिता से अपना काम किया है, निश्चित तौर पर उस पर किसी को आपत्ति हो सकती है तो न्यायालय में उसकी सुनवाई होगी। अब जब सुनवाई होगी, लेकिन इस बीच निर्वाचन की कार्यवाही चालू है, उसको बीच में ब्रेक नहीं किया जा सकता और निर्वाचन कार्रवाई चलती रहेगी, निर्वाचन चलता रहेगा। यूकेडी इस संबंध में पहले भी हमने वक्तव्य दिए थे कि जब आरक्षण रोस्टर लागू करने के लिए इन्होंने बात की थी, तब हमने कहा था कि जब एक बार आप प्रत्याशी उतार देंगे, इससे भी बड़ी विडंबना उसके बाद आएगी, जब जो प्रत्याशी होगा वो क्या उत्तराखंड का मूल निवासी है कि नहीं है। और बात फिर घूम फिर के वहीं पे आती है कि हम मूल निवास की जो कट ऑफ डेट ही नहीं डिसाइड कर पा रही है सरकार, तो सरकार क्या जवाब देगी। इसके लिए तो जो उत्तराखंड क्रांति दल बार बार 1950 की बात कर रहा है, अगर उस पर कायम रहें तो तब ना उत्तराखंड के लोगों को फायदा मिलेगा। अब तो पासवान और नहीं तो कोई हुड्डा और नहीं तो कोई बाहर से आया हुआ चड्डा, इन लोगों को ही मिलेगा। वहीं तमाम विपक्षी दलों ने भी सरकार के खिलाफ निकाय चुनाव में आरक्षण में मूल निवासियों को ही प्राथमिकता देने को लेकर घेराबंदी शुरू कर दी है। साथ ही सरकारी मशीनरी का ध्रुवीकरण करने का गंभीर आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा और प्रदेश सरकार नगर निकाय चुनाव को लेकर भयभीत है। सत्ता के दबाव में कांग्रेस के कई पार्षद प्रत्याशियों के नामांकन को रद्द करने का खेल खेला जा रहा है। ऐसे कृत्य स्वस्थ लोकतंत्र के लिए कदापि उचित नहीं है, जिसके चलते भाजपा नेताओं के लोकतांत्रिक प्रयासों के खिलाफ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नगर निगम पहुंचकर अपना विरोध भी जताया। जिस क्षण हम आप लोग बात कर रहे हैं, रिटर्निंग ऑफिसर महोदय का निर्णय सामने नहीं आया है, वो अपना निर्णय लिख रहे हैं। निर्णय आने के बाद हम फैसला करेंगे कि हमें क्या करना है। जब शिकायतकर्ता सुबह से
उपस्थित ही नहीं हुआ, उसने अपना पक्ष नहीं रखा, तो प्रशासन कैसे उसका पक्ष रख रहा है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। और अगर ये निर्णय हमारे पक्ष में नहीं हुआ तो हम हाईकोर्ट में जाएंगे, उसकी हम कल सुबह की तैयारी कर चुके हैं। तो किस वजह से देखते हैं आप आगे? ये लोकतंत्र का माहौल है। लगातार सुबह से समय दिया जा रहा है और एंड टाइम पे ऐसा कहा जा रहा है क्या? शिकायतकर्ता उपस्थित ही नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का समय समय पे जजमेंट है और एक्ट भी है भारत सरकार का कि सन 1950 में जो व्यक्ति जहां का निवासी होगा उस व्यक्ति को उसी राज्य में आरक्षण का लाभ मिलेगा। और अभी उत्तराखंड सरकार में ये देखने को आ रहा है लंबे समय से कि चाहे विधायक का चुनाव हो, चाहे निकाय चुनाव हो, यहाँ पर जो व्यक्ति सन 1950 के आधार पे यहाँ के रिजर्वेशन की कैटेगरी में नहीं आते और जो उत्तराखंड सरकार की एससी जातियों की सूची में जो जातियाँ नहीं हैं, एसटी सूची की जातियों में जो जातियाँ नहीं हैं, उन लोगों को उत्तराखंड सरकार यहाँ की जो आरक्षित सीटें हैं वहाँ से अपना प्रत्याशी बना रही हैं और वो लोग जीत के भी आ रहे हैं। चाहे विधायक के चुनाव हो, सहारनपुर और तमाम दूसरे राज्यों के जो एससी कैटेगरी के लोग हैं वो लोग जीत के आ रहे हैं। ऐसी निकाय चुनाव में सरकार ने इस बार फिर से ऐसे प्रत्याशियों को अपना टिकट दिया है। भाजपा ने भी टिकट दिया है कि जो लोग यहाँ की मूल निवासियों वाली ही नहीं बल्कि जो 1950 के आधार पर जिन जातियों को आरक्षण नहीं है उनको भी जो है यहाँ पे आरक्षित सीटों से उठा दिया गया है। तो अब भाजपा के आगे चुनाव के साथ आरक्षण और नैनीताल हाईकोर्ट में जवाबी तारीख पर जवाब देने व विपक्ष के नामांकन प्रक्रिया में धांधलियों जैसे गंभीर मुद्दे से निपट पाना बड़ी चुनौती से कम नहीं। वहीं पहले ही भाजपा सहित सभी राजनीतिक दल अपनी ही पार्टी में बगावती सुर को लेकर उलझे पड़े हैं। कहीं उलझनों में इस चुनावी दंगल के समीकरण न बदल जाएं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और आज देवभूमि के दंगल में इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सतीश चंद्र प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे साथ में है। आशीष सैनी साहब हैं प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से, और दीपक रावत जी हमारे साथ में है केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी की ओर से। शिव प्रसाद सेवाल साहब हमारे साथ में है राष्ट्रीय रीजनल पार्टी की ओर से। दुष्यंत मैलानी साहब हमारे साथ में हैं अधिवक्ता हाईकोर्ट की ओर से। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले सतीश चंद्र जी के साथ में शुरुआत कर लेंगे। सतीश जी, सरकार के सामने विपक्ष की बड़ी चुनौती है, आरक्षण नियमावली की फंस गई है, कैसे निपटेंगे इस पूरे मसले से आप? मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो आरक्षण के लेके जो भी कोर्ट का निर्णय आएगा वो सर्वमान्य होगा, लेकिन अभी चुनावों की अधिसूचना जारी हो चुकी है और सभी निकायों में चुनाव सुचारू रूप से अभी जारी है। लेकिन कोर्ट अगर इस बीच में अगर कुछ आदेश करता है तो वो सभी को सर्वमान्य होगा। और देखिए, ये लोकतंत्र है और भाजपा भी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और यहाँ सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार भी है। और प्रत्याशियों ने अपने अपने जो नामांकन करे हुए हैं, जो ऑथेंटिक है और जो नहीं है ऑथेंटिक, वो अपने नाम हमारी जो हाईकमान है, जो हमारा शीर्ष नेतृत्व, उनसे बात कर रहा है, चर्चा कर रहा है और उनको यथाशीघ्र वो आज आप देखेंगे शाम तक भी और भी उसमें नामों में इजाफा होगा जो लोग अपना नामांकन वापस लेंगे। और रही बात जो आप कह रही हैं कि आरक्षण की, देखिए आरक्षण का जो विषय है वो न्याय संगत है और अभी चल रहा है जो भी न्यायालय में, तो उसका जो भी आदेश कोर्ट के द्वारा हम लोगों को या पूरे प्रदेश को मिलेगा उसी हिसाब से उस पर आगे कार्रवाई करी जाएगी। ठीक है सर, आपके पास में लौटेंगे। और मेहमान भी हमारे साथ में हैं। आशीष सैनी साहब हैं प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। आशीष जी, चुनाव आने को है और सियासी वार पलटवार पहले ही शुरू हो चुका है। आप सरकार की किन चीजों से फिलहाल नाराज नजर आ रहे हैं? विपक्ष ने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है सरकार के सामने। देखिए, मैं क्रमानुसार अपनी सभी आपत्तियों को आपके सामने रखना चाहूंगा। पहला तो जो आरक्षण का क्रम जारी किया गया है वो कहीं किसी अधिकारियों ने नियमों को ध्यान में रखकर ना करके नियमों को ताक पे रखकर भाजपा कार्यालय में बैठक तय की है, जहां पर उनके पास जिस जाति वर्ग के प्रत्याशी थे उसको उसमें आरक्षण कर दिया गया। और बाद में जब आपत्तियां मांगी और आपत्ति मांगने के तुरंत बाद आपने अधिसूचना जारी कर दी। और अब अभी के पूर्व जो प्रवक्ता है वो भी और जो सतीश जी ने भी कहा कि जो कोर्ट का निर्णय होगा, यानी इनको मालूम है कि ये पाप कर चुके हैं
चुनाव, क्योंकि नॉमिनेशन की प्रक्रिया हो चुकी है, अब नाम वापसी की तारीख आज निकल जाएगी, तो अभी इन्हें मालूम है इसके बाद कुछ होने वाला तो है नहीं। तो इन्होंने लोकतंत्र का गला घोटकर, उसे गर्दन मरोड़कर देहरादून के चौराहे पर लटका दी है और पूरे उत्तराखंड वासियों को चैलेंज किया है कि हम, क्योंकि सरकार चलाने वाले लोग हैं, हम किसी नियम कानून संविधान को नहीं मानते हैं और हम तोड़ मरोड़ कर आपके किसी भी अधिकार को स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरा, भूमि कानून को लेकर, ताकि उत्तराखंड राज्य की भूमि को संरक्षित किया जा सके, एक कानून बनाने की, जो उसको और अधिक मजबूत करने की बात चल रही है। तो इन्होंने नगर निगम क्षेत्र में जो सीमा है भूमि खरीदने की बाहर के लोगों के लिए, उसको बढ़ा रखा है। और जो नगर निगम से बाहर के, नगर पंचायतों से बाहर के इलाके, तो इन्होंने बहुत बड़े क्षेत्र को, लगभग अगर उसका अनुमान भी लगाएं, लगभग कई लाख करोड़ रुपए की जमीन को नगर पंचायतों में शामिल कर लिया है और उसको चुनाव करा दिए हैं। नए नगर निगमों को बना दिया है, नियमों को नीचे लाते लाते। यदि उस आधार पर देखेंगे तो कम से कम 30-40 न्याय पंचायत, नगर पंचायत ऐसी हैं जो नगर निगम बन सकती हैं, थोड़ा सा क्षेत्र बढ़ा दे तो इन्होंने उत्तराखंड की बहुत अधिक भूमि को नगर में ले आए, जबकि उसकी आवश्यकता नहीं है, वो ग्रामीण क्षेत्र है। भूमि कानून में संशोधन करने की बात एक मुंह से बोली और जमीन भूमाफियाओं के हाथ सौंपने की तैयारी दूसरे तरीके से कर ली है। यानी आपने सबसे पहले अपने राज्य के, देखिए वेलफेयर स्टेट का काम है, अपने राज्य के ओबीसी SC ST वर्ग के लिए जो आरक्षण के प्रावधान है, सम्मान पूर्वक उसको दे देना चाहिए था, लेकिन आपने उसको अपमानित करने का काम किया। ऐसी जगहों को आरक्षित किया है जहां पर वो आबादी रहती ही नहीं है। मैं पिछड़े वर्ग की बात करूँ तो हल्द्वानी और हरिद्वार को आरक्षित किया, जबकि आरक्षण रुद्रपुर का और रुड़की का होना था। लेकिन ये एक उदाहरण है। नगर पंचायतों में तो भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने आपत्ति उठाई है नगर पालिकाओं में आरक्षण की। और तीसरी चीज जिस पर हमें सबसे अधिक आपत्ति है, जब हम नॉमिनेशन फाइल करते हैं, तो नॉमिनेशन फाइल करते वक्त तमाम तरह की ऐसे विसंगतियां खड़ी कर दी गई। पहले कहा गया कि बैंक अकाउंट आपको सेम डे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में खोलना है और भारी भीड़ उस स्टेट बैंक की ब्रांच में, और लास्ट वाले दिन आपने कहा कि किसी भी बैंक में खोल सकते हैं। ये किस अधिकारी ने नियम बनाया बैठ के, और किस अधिकारी ने सब परिवर्तन किया? आपने कागजों की जो सीमा थी, जैसे ओबीसी आरक्षित सीटों के लिए ओबीसी के प्रमाण पत्र जारी करने थे, तो आपने समय पर जारी नहीं किए। तमाम ऐसे उदाहरण मौजूद हैं। उसके बाद आपने जो कागज पूरे होने हैं, एनओसी पूरी होनी है, उसकी सरलता करने के बजाय, उनको एक टेबल पर करने के बजाय, आपने 6-6 जगहों पर लोगों को भेजने का काम किया कि वो वहां पर जाएं और अपनी लेकर आए। तमाम नगर निगमों, नगर पंचायतों में बहुत सारा एरिया ऐसा है जो नया जोड़ा गया है। वहां पर तो आपको सीवरेज की, पानी की और की एनओसी की आवश्यकता ही नहीं है, जो हमारा हाउस टैक्स की। तो आपने क्यों उसके लिए एनओसी के लिए लोगों को दौड़ाने की कोशिश की? मुझे आश्चर्य है कि ये सरकार एक बनाना रिपब्लिक की तरह काम कर रही है। ना कोई सोचने वाला है, ना सुनने वाला है, ना बात करने वाला है। बस मोदी की फोटो दिखाकर इनको चुनाव जीतना है, और चुनाव जीतने को ये अपने भ्रष्टाचार का प्रमाण पत्र मान लेते हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना की बात है। पूरे राज्य के अंदर नगर पंचायत, नगर निकाय के नाम पर इन्होंने जिस तरह की नौटंकी चला रखी है, एक तरफ ये एक देश एक चुनाव के फार्मूले को केंद्र में, संसद भवन में लेकर आ रहे हैं, और जिला पंचायत और नगर पंचायतों के, नगर पालिकाओं के चुनाव एक साथ नहीं करा पा रहे। और 1.5 साल लटका रखा है। आपने नगर पंचायत के साथ साथ ग्राम सभाओं के चुनाव भी लटका दिए। आखिर आप करना क्या चाहते हैं? आपकी खुद की समझ में कुछ नहीं आ रहा, तो आप दूसरों को क्या बताएंगे? दोनों प्रवक्ताओं के बात में कोई तालमेल नहीं, और चेहरे बहुत सॉफ्ट, बिल्कुल एक फिल्मी चॉकलेटी हीरो की तरह, और अंदर एक कलुषित विलेन आपके अंदर बैठा हुआ है। वो दिखाई देता है कि आपको जनता की फिक्र नहीं है, केवल सरकार के जूते सीधे करने का काम करना है। ठीक है सर, आपके पास में लौटेंगे और मेहमान हैं उनका भी रुख कर लेते हैं। शिव प्रसाद सेमवाल साहब हमारे साथ में हैं, राष्ट्रीय और रीजनल पार्टी की ओर से। स्वागत सर आपका भी। चुनाव आया और सियासी उठापटक शुरू हो गई है। निकाय में पहले बहुत देरी हो रही थी और उस पर हम लगातार चर्चा कर रहे थे, लेकिन आरक्षण नियमावली का जो पेच है ये एक अलग तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष ने बड़े आरोप लगाए हैं। विपक्ष सही है या फिलहाल सत्ता पक्ष, क्या कहेंगे आप? जी, ये एक बात, इसमें आप साधुवाद की पात्र हैं कि आप लगातार निकाय में चुनाव की देरी को मुद्दा बना करके लगातार डिबेट भी कर रही थी, लगातार आपके चैनल के माध्यम से सवाल भी उठाए जा रहे थे, जिसके कारण कहीं ना कहीं सरकार को भी जवाबदेह होना पड़ा है। और आज जो बहस के जो मुद्दा है वो बेसिकली 2 तरीके का आरक्षण है। एक तरीके का तो आरक्षण है कि जो किसी भी दल की सरकारें रही हों, वो अपने हिसाब से, अपने पार्टी प्रत्याशियों की
मजबूती और कमजोरी के से सीटों को रिजर्व और सामान्य करती रही है। ये तो एक जनरल ट्रेंड है। कांग्रेस जब सत्ता में थी तो कांग्रेस ने भी खूब किया, भाजपा जब सत्ता में थी तो भाजपा ने भी खूब किया, कर भी रही है। तो पिछले 15 साल से भाजपा यहाँ पे निकाय चुनाव में मतलब प्रमुख की भूमिका में, तो बीजेपी बड़े मतलब खूब हर चुनाव में लगभग यही काम करती है। और इसको एक तरीके से देखा जाए कि इतना बड़ी बहस का मुद्दा नहीं है कि भाई लगातार, अगर देहरादून जैसी सीट भी है कि लगातार 2-3 चुनाव से जो है ये सामान्य सीट है, तो भाई ऐसा तो है नहीं कि भाई एससी लोग कितने भी परसेंटेज में हो, लेकिन अगर एक बार एससी के लिए भी अगर देहरादून जैसी सीट अगर रिजर्व हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। एससी लोगों को भी एक प्रतिनिधित्व लगेगा कि हाँ भाई उनका भी कोई प्रतिनिधित्व है देहरादून में। तो दूसरी बड़ी बात है कि अगर कहीं ज्यादा लोग हैं रोस्टर वाइज कि भाई जहां ज्यादा है वहां पहले होना चाहिए, जहां थोड़ा सा कम है वहां पे सेकंड उसमें होना चाहिए, ये अपने आप में एक बात है, लेकिन ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि उत्तराखंड में लंबे समय से ये देखा जा रहा है कि इस पे भारत के संविधान का उल्लंघन हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय समय पे जो आदेश जारी किए गए हैं उनका उल्लंघन हो रहा है। वो ऐसे कि उत्तराखंड में जो आरक्षण दिया जाता है, वो आरक्षण में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि सन 1950 में जो व्यक्ति जहां का निवासी होगा उस व्यक्ति को उसी राज्य में आरक्षण की लाभ मिलेगा, दूसरे राज्य में नहीं मिलेगा। नौकरियों में भी आप ये बखूबी देखते हैं। सरकार ने क्या किया, बड़ी चालाकी से एक फर्जी शासनादेश, एक अवैध शासनादेश निकाल के अपने राजनीतिक मंसूबों को पूरा करने के लिए पिछली सरकारों ने, कि अब क्या हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हो रहा है, भारत के संविधान को उल्लंघन हो रहा है, और उसके तहत क्या हो रहा है, जो सहारनपुर के, उत्तर प्रदेश के दूसरे जगहों के जो लोग हैं, जो वहां के अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनको भी जो है यहाँ पे विधायक का चुनाव लड़ाया जा रहा है, वो विधायक बन भी जा रहे हैं, यहाँ पे कोई सवाल उठाने वाला नहीं है। अभी उत्तराखंड सरकार की जो अनुसूचित जाति में कौन सी जो अनुसूचित जाति आयोग है या पिछड़ा वर्ग आयोग है, उन्हें बाकायदा एक लिस्ट है कि उत्तराखंड में कौन कौन सी जातियां अनुसूचित जाति के अंतर्गत अधिसूचित है, ऐसी ओबीसी में कौन कौन सी जातियां हैं, साफ इंगित है। तो जो जातियां सन 1950 के मूल निवास के आधार पर यहाँ की अनुसूचित जाति की लिस्ट में जिनका नाम नहीं है, उन लोगों को भी यहां से अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीटों से चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो इससे क्या है, एक तो ये संविधान का उल्लंघन है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है सरासर, और सबसे बड़ा जो बात है वो यहाँ की जो अनुसूचित जाति का जो समाज है, जो यहाँ की अनुसूचित जातियां हैं, जिनका इस राज्य को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी, उनका हक मारा जा रहा है। तो इसके लिए कल हम निर्वाचन आयुक्त से मिले थे, डॉक्टर सुशील कुमार जी से, और उन्होंने भी इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया, और हमने उनको कहा कि भाई एक भारत का संविधान, एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश आप एक शासनादेश के माध्यम से कैसे रड्डी की टोकरी में डाल सकते हो। वो शासनादेश ही अवैध है, इसे चैलेंज किया जाएगा। और हमने उनको बोला है कि या तो आप इसे शासन को भिजवा के इस पे प्रॉपर इसको दिखवाइए, नहीं तो फिर हम लोगों को हाई कोर्ट की शरण में जाना पड़ेगा इस आदेश के खिलाफ, और अवमानना का बात दायर करना पड़ेगा, जो भी तत्कालीन सरकारें रही हैं और जो भी वर्तमान सरकार इसका संज्ञान नहीं ले रही। ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है जी। ठीक है सर, हमारे साथ में दीपक रावत जी भी लगातार बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दीपक जी, यूकेडी भी लगातार लड़ाई लड़ रही थी, और आरक्षण का जब मुद्दा उठा तो यूकेडी ने भी बड़ी मजबूती के साथ में सवाल उठाया, लेकिन क्या जो विपक्षी कांग्रेसी आरोप लगा रहे हैं सरकार पर, ये ठीक है? देखिए गरिमा जी, जो बात शिव प्रसाद सेमवाल जी कह रहे हैं, यही बात जब गैरसैंण में सत्र हुआ था और ओबीसी का आरक्षण संबंधित बिल आया था, तो सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी यही आरोप लगाया था, और ये उस टाइम जो घोषणा होनी थी वो रुकी इस बात पे थी। अब आप देख लीजिए कि अब जो आरक्षण की जो सूची आई है प्रदेश में, जिसके अंतर्गत ये चुनाव किए जा रहे हैं, जो प्रभावित हुए हैं, जिनके अधिकार प्रभावित हुए हैं इस प्रदेश में, वही लोग अब कोर्ट में गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव पूर्ण घोषणा से पहले ना रोस्टर का जो सिस्टम था उसको ध्यान में रखा, ना जातियों का जो ओबीसी का आरक्षण है, जिसको ये आज कह रहे हैं कि ये ओबीसी की सीट है, एससी सीट है, ना उसका ध्यान रखा। आज अगर प्रदेश इस स्थिति में है कि आज ये प्रदेश निकाय चुनाव की तरफ जा रहा है, अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो या इनका नेतागण हो, गरिमा जी बड़े ही चालाकी के साथ जो यहाँ की संवैधानिक संस्थाएं हैं, यानी ये कानूनी न्यायालय को न्याय पक्ष और राज्य निर्वाचन आयोग को, दोनों को आमने सामने रख दिया है, और बड़ी ही चालाकी से इनके नेतागण कह रहे हैं, एक तरफ ये कहते हैं कि जो न्यायालय आदेश देगा
हम उसका अनुपालन करेंगे। और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि ये राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना जारी हो गई है, तो अब जो प्रभावी होगा वो राज्य निर्वाचन आयोग का ही आदेश प्रभावी होगा। विरोधाभास इनके शब्दों में, इनके वाक्यों में और इनके पूरे विवरण में है। बहुत ही चालाकी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने आज इस प्रदेश को बिल्कुल मजाक का एक साधन बना दिया है। आप स्पष्ट करिए ना, आप इनके प्रवक्ताओं की बात सुनिए, किस तरीके से ये दोनों ही संस्थानों को आपस में भिड़ाने का काम कर रहे हैं और बड़ी चालाकी से सिर्फ मूक दर्शक बनकर होकर इस स्थिति का आकलन करने के बजाय सिर्फ मूक दर्शक बनकर इस स्थिति का एंजॉय कर रहे हैं, मतलब एक तरह से आनंद ले रहे हैं। अब आइए उसके बाद किस प्रकार का यहाँ हुआ है। जिस प्रकार से गरिमा जी कल नाम वापसी और जो नामांकन पत्र बने जांच का जो काम होना था, उसमें जिस तरीके का भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम निर्वाचन कार्यालय को अखाड़ा बना दिया था, जिस प्रकार से वहां पर दोनों ही राष्ट्रीय दलों की तू में हुई, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में जाकर लोगों के नामांकन पत्रों को निरस्त करने की मांग करते हुए पाए गए और फिर वो निरस्त भी हुए, इससे बड़ा भद्दा मजाक इस प्रदेश की राजनीति में आज से पूर्व कभी हुआ ही नहीं। यदि किसी प्रकार का कोई आपत्ति थी तो आपको आपत्ति दिखानी थी, आपत्ति के बाद निर्णय रिटर्न ऑफिसर में जाना था। लेकिन वहां पर अपने विधायकी का प्रभाव दिखाकर जिस प्रकार से आपने विपक्ष के लोगों के नामांकन रद्द करे हैं, इससे पूर्व इस प्रकार की कोई घटना जब तक मेरे सामने ये चुनाव है नगर निगम पे, इस प्रकार की कोई घटना आज तक नहीं हुई। लेकिन जिस प्रकार से माहौल बना रखा है भारतीय जनता पार्टी ने संविधान का, ऐसा लगता है कि उनको लगता है क्योंकि सत्ता में हम हैं, हमें दोबारा जनता ने चुन के भेजा है, तो हम जो भी करेंगे वो जनता को दिखे, जो भी गलत कार्य करेगा वो जनता को दिखेगा नहीं। लेकिन जिस प्रकार से अखाड़ा इन्होंने कल बनाने का काम करा, ये शर्मनाक बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि उनको बहुत ही सही तरीके का इस्तेमाल करना, उनको न्यायोचित काम करना चाहिए था, लेकिन वो इनसे नहीं हुआ। अब देखिए जिस प्रकार से अब 6 तारीख को यदि गरिमा जी मान लीजिए अगर आदेश आता है न्यायालय का कि ये जो आरक्षण सूची जो लंबित मामले हैं उसमें स्पष्टीकरण मांगा गया है सरकार से, और यदि सरकार स्पष्टीकरण देने में असफल होती है और कोर्ट कोई निर्णय ले लेता है, तो आप बताइए इतने जो बेचारे तैयारी कर रहे थे, जो अपने अपने निकायों में आज के डेट में नामांकन पत्र भर चुके हैं, जिन्होंने तमाम तैयारियां कर रखी है, उनकी तो तैयारी धरी की धरी रह जाएगी ना। बिल्कुल, क्या भारतीय जनता पार्टी ये चाहती थी? तो इस पर ठीक है, अभी इस पर दीपक जी, अभी इस पर भारतीय जनता पार्टी से ही जवाब ले लेंगे। फिलहाल अभी भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहती है वो जानेंगे, लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं। चल लौटे ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं आरक्षण को लेकर और हमारे साथ में खास मेहमान लगातार बने हुए सतीश चंद्र जी का एक बार फिर से रुख कर लेंगे, बीजेपी की ओर से हैं। सतीश जी, सभी की ओर से आरोप लगाए गए और बड़ी बात है कि आप सब कुछ करने के बाद चुपचाप सब कुछ बैठकर दूर से देख रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ? देखिए गरिमा जी, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता बड़े भाई बोल रहे थे कि लोकतंत्र तो इनके यहाँ है ही नहीं। सबसे पहले तो इन्होंने अपना लोकतंत्र का गला घोट दिया है। आप देखिए ना कि मयूख मेहर, पिथौरागढ़ के विधायक, अपने भतीजे की वाइफ को चुनाव लड़ाने के लिए आतुर हो पड़े हैं। वो पार्टी के खिलाफ जाके अपनी भतीजे की वाइफ को टिकट देने के लिए लगे हुए थे, और जब वो टिकट नहीं मिला तो अपने ही जो परिवार की सदस्य है उसको उम्मीदवार बना दिया, और संगठन से बिल्कुल खिलाफ जाके संगठन का विरोध करके उन्होंने एक मोर्चा खोल दिया है वहां पे। तो आप बताइए लोकतंत्र है कहाँ? लोकतंत्र अगर होता तो इनके मथुरा दत्त जोशी जो संगठन उपाध्यक्ष हैं प्रदेश के, तो वो इस तरह का बयान नहीं देते, और उन्होंने तो खंडन भी नहीं करा। उन्होंने जो अपना वक्तव्य दिया था उसके बाद दोबारा उन्होंने जो मीडिया से बात करी उसमें उन्होंने उसका खंडन नहीं करा। उन्होंने ये बोला कि जो मैंने बोला है वो बिल्कुल सही बोला है, यथार्थ बोला है। तो आप बताइए लोकतंत्र तो है ही नहीं। और रही बात आरक्षण की, आरक्षण के विषय में कांग्रेस से हमें सीखने की जरूरत नहीं है। इन्होंने बाबा साहब के साथ क्या करा और क्या नहीं करा। इनके जो भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी वो ये बोलते थे कि भाई आरक्षण नहीं होना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्रियों को अपने शासित प्रदेशों की, उन्होंने अपने प्रदेशों की शासित सरकारों में उन्होंने मुख्यमंत्री को लेटर लिखा कि भाई आरक्षण नहीं होना चाहिए।
तो आप ये कहाँ की बताइए, बात कर राहुल रहे हैं? गांधी विदेश में जाके बोलते हैं कि आरक्षण आशीष नहीं जी होना आते हैं चाहिए। आपके पास तो में, आप उनको ये कंप्लीट बताइए, करने दीजिए। आज वो पार्टी आरक्षण का इतना सपोर्ट कर रही है, आज वो इतना आरक्षण चाहती है, वो लोगों को बरगला रही है या क्या कर रही है, वो प्रदेश की जनता देख रही है और समझ रही है कि कांग्रेस के मन में क्या है, दिमाग में क्या है। ये सिर्फ वोट इकट्ठा करने का, वोट लेने का एक जरिया है, जो पार्टी क्या नहीं सक्सेसफुल होने वाला है कांग्रेस का। और कांग्रेस ये औंधे मुंह गिरने वाली है, जैसा 3 बार के निकाय चुनाव में हो चुका है। और इस बार जो इनकी हार होगी वो इतनी बड़ी होगी कि उसको एक कभी पाट नहीं पाएंगे। अगर इनकी पार्टी में लोकतंत्र होता तो इनके शीर्ष नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी को अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखना नहीं पड़ता। तो अब आप ये बताइए, लोकतंत्र और आरक्षण की बात कहां से करते हैं? लोकतंत्र और आरक्षण तो इनकी पार्टी में हमेशा ठीक से है विरोध रहा। सतीश जी आपको रोक रहे हैं, आपके पास में वापस लौटेंगे, पूरी बात को विस्तार से सुनेंगे। उससे पहले आपको सीधा दिल्ली लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री आतिशी ओलंपिक विजेताओं के सम्मान समारोह कार्यक्रम में पहुंचे हैं। क्या कुछ कहने सुनते हैं। हमारे ओलंपियन रहे हैं अमन जी से एक एक करके वी वुड लाइक टू हियर। एक और माइक है क्या? माइक Good evening, everybody. Thank you, ma'am, for having us in this wonderful felicitation. Of course, सारे एथलीट्स हम लोग बहुत स्ट्रगल करके यहाँ पहुँचते हैं, and that's why I'm glad the governments are recognizing that the efforts the athletes have been putting. It's not a single man's process or a girl's process. It's like एक टीम बनती है। पहले तो ये जहाँ आप मैम बोल रहे हैं, बिल्कुल आप ही फ्यूचर ओलंपियंस है, क्योंकि मेरा स्ट्रगल और हर चीज़ स्कूल में ही स्टार्ट हुआ था। एंड अधिकतर लोगों के पेरेंट्स होते हैं, गाइड कर रहे होते हैं, बट मैं स्कूल में मेरे टीचर्स ही मेरे पेरेंट्स हो गए थे। वही मुझे स्पोर्ट्स के राह दिए कि लाइक बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं, आप उनमें पार्टिसिपेट कीजिए। तो फॉर मी ऑल्सो उन्होंने ज़बरदस्ती फोर्स किया कि पता है आप ट्राई करो कुछ, मे बी आपको हेल्प करेगा। सी फॉर नॉर्मल पर्सन ऑफकोर्स टफ है, बट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी और ज़्यादा टफ हो जाती है, क्योंकि लोग क्रिटिसाइज करते हैं, अपने घर वाले भी थोड़ा भावुक रहते हैं कि अपने बच्चों को कुछ हो ना जाए, चोट ना लग जाए, तो एवरीबडी वांट्स टू बी कीपिंग यू इन द सेफर साइड। बट आई ओनली से वन थिंग दैट इफ यू लाइक द स्पोर्ट, आपको देखिए एक चीज मत कीजिएगा, जैसे कि डोंट डू अर्ली पीकिंग। आप किसी स्पोर्ट्स, आपको कोई बोला ये अच्छा चीज है, तो उसमें मत सोचिए कि यही आपका करियर और लाइफ बनाने वाली है, क्योंकि अर्ली पीकिंग एक रियल चीज हो चुकी है बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड में। हमें ये करना है कि बाकी चीजों और गेम में भी थोड़ा सा एफर्ट दे करके जिसमें सबसे ज्यादा मजा आता है उसको ही करना चाहिए। फॉर मी, आई ट्राई टू प्ले, आई वाज अ डिस्ट्रिक्ट प्लेयर इन टेबल टेनिस, आई वाज अ क्रिकेटर, आई वाज अ बैडमिंटन प्लेयर, बट आई डिडंट नो दैट एथलेटिक्स वुड गेट मी हियर। सो प्रॉब्लम और स्ट्रगल कम हो जाती है तब जब आपको उस गेम से बहुत प्यार हो। तो फॉर मी मैम, things got better, easier because high jump just came to me. बाकी इवेंट्स में मैं बहुत प्रेशर कर रहा था, कोशिश कर रहा था, लेकिन एक तरह से लग रहा था I was hitting my head on the wall. But high jump एक प्यार से आया, अच्छे से कराते गए, और I never thought कि मैं एक ऐसे स्टेज पे रहूँगा आज जहाँ मुझे आपसे गवर्नमेंट से फेलिसिटेशन मिलेगा, जॉब मिलेगा। दिल्ली से आपको हम तस्वीर दिखाए थे, जहां पर मुख्यमंत्री आतिशी पहुंची हुई थी। ओलंपिक विजेताओं के सम्मान समारोह का ये कार्यक्रम चल रहा था। आगे बढ़ते हैं वापस से अपने कार्यक्रम की ओर। सतीश चंद्र जी हमारे साथ में थे, अपनी बात को आप पूरा कर सकते हैं। लेकिन सतीश जी देखिए, आपने कांग्रेस की बात की, बात कांग्रेस की नहीं है, आरोप सत्ता पक्ष पर लग रहे हैं, और उस दिन से ही, जिस दिन तारीखों का ऐलान हुआ था, उसके बाद से ही आरोप लगना शुरू हो गए। आरक्षण नियमावली को लेकर बात आई, उसके बाद बहुत सी चीजें आई कि अपनी सुविधा के अनुसार तारीखें आई, वक्त की कमी थी लोगों के पास में। अब आप समझिए ना, उसके भी आरोप लगे थे। आप सिर्फ कांग्रेस को लेकर जवाब दे रहे हैं, लेकिन आरोपों को लेकर क्यों नहीं बोल रही सत्ता पक्ष? देखिए गरिमा जी, ये पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार है और डबल इंजन की सरकार है। आप खुद देखिए, ये पहली बार ऐसा प्रदेश में हुआ है कि निकाय चुनाव की अधिसूचना की घोषणा होती है, उसके बाद आरक्षण नियमावली लागू होती है, और उसके बाद 7 दिन तक आपत्तियां मांगी जाती हैं। जब आपत्तियां मांगी गई और जिस हिसाब से आपत्ति आई, उसी आधार पर आरक्षण का रोस्टर दोबारा जारी हुआ। अब आप मुझे ये बताइए कि ये किस सरकार में हुआ आज तक? देखिए, ये पहली बार लोकतंत्र
जिस पार्टी में लोकतंत्र है उस पार्टी की सरकार है, और उस पार्टी ने लोकतंत्र को बचा के रखा हुआ और बना के रखा हुआ है। प्रदेश में देखिए आपत्तियां मांगी गई लोगों के द्वारा, जब एक यथार्थ रूप में जब उस प्लेटफॉर्म पे आपत्तियां आई, उसी के आसानी का ओबीसी सीट पे रिजर्वेशन करा गया था, लेकिन जब वहां आपत्तियां आई तो उसको अनारक्षित करा गया। आप खुद देखिए विकास नगर सीट पे हमारे विधायक उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई कि ये एसटी सीट नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब आपत्तियां वहां पे उसके अनुरूप नहीं थी तो उसको एसटी के रूप में ही सीट को बरकरार रखा गया। तो आप ये बताइए लोकतंत्र की कहां हत्या हो रही है? और आरक्षण नियमावली में अगर कुछ कमियां पाई गई थी या पाई हैं तो उसके लिए आपत्तियां मांगी गई थी। अब ये लोग जब सोए रहते हैं, इन दलों का काम सोना है उस दौरान, तो उसमें सत्ता पक्ष क्या कर सकता है? इनको तो बस अपनी रोटियां सेकनी है चुनाव की, धरातल पे आना नहीं है, रोड पे आना नहीं है, कहीं किसी की आवाज उठानी नहीं है, बस टीवी मीडिया पे आके 4 शब्द बोल देना है और उसी में इनका सब कुछ हो जाना है। तो देखिए ये पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार है और ये लोकतंत्र में चलने वाली सरकार है, ये तानाशाही वाली सरकार नहीं है। लेकिन इन लोगों को तानाशाही की आदत है तो ये उसी हिसाब से ही बात करते हैं। ठीक है, आशीष सैनी जी, सरकार सिर्फ तब माफ कीजिएगा, विपक्ष सिर्फ तब बोलता है जब चुनाव नजदीक आता है। देखिए मैं आपको बता दूं कि हल्द्वानी और हरिद्वार के ओबीसी आरक्षण को लेकर मेरे द्वारा दोनों आपत्ति की गई। सरकार ने एक आपत्ति को मान लिया और एक आपत्ति को नहीं माना। अब यदि अंधे ही सरकार में बैठे हुए हैं जिन्हें मालूम ही नहीं है क्या करना है, आप एक बिंदु पर मेरे द्वारा तो अगर 2 आपत्ति की गई है और आपने एक को माना और एक को नहीं माना, तो आधार बताइए। दिव्यांग बोलिए, दिव्यांग मनीष भाई, आसिफ भाई दिव्यांग बोलिए उन्हें, दिव्यांग नहीं, आप छोड़िए, दिव्यांगों के पीछे मत छुपिए। आप ये अंधों की सरकार है, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, आप लोग अंधे बनकर बैठे हुए, नियम कानून को ताक पर रखकर बैठे हुए, और जो बातें आपने कही अंबेडकर जी के विषय में कही, आपने कांग्रेस के विषय में कही, तमाम विषय कहे, हर बात का जवाब है और हर बात का जवाब लाखों बार आपको दिया जा चुका है। लेकिन आप अंधे बनकर दोबारा से फिर पूछेंगे कि अंबेडकर जी के साथ क्या किया। भारत रत्न क्यों नहीं दिया उनको भारत रत्न क्यों नहीं दिया? पहले ये तो बताइए, अगर जवाब है आपके पास हर चीज का तो ये बताइए उनको भारत रत्न देने में इतना समय क्यों लग गया? की बात कर रहे हैं तो आप बताइए ना कि आपने अंबेडकर जी का अपमान संसद में क्यों किया? सर अंबेडकर पर चर्चा नहीं है अभी, अगर उत्तराखंड तक सीमित रखेंगे तो आप लोगों के लिए ही बेहतर होगा। गरिमा जी, मैंने इसीलिए कहा कि जब आरक्षण पर बात हुई तो ये अंबेडकर जी पर चले गए। अब अंबेडकर जी पर बात करेंगे तो ये आरक्षण पे कभी आएंगे नहीं। वास्तविकता ये है कि मैं खुद उदाहरण के रूप में सामने बैठा हूँ, मेरे द्वारा 2 आपत्ति की गई, एक आपत्ति मानी गई, एक आपत्ति नहीं मानी। आप बताइए ना, काशीपुर और रुद्रपुर और रुड़की में काशीपुर को और रुड़की को 38 और 36% ओबीसी होने के बावजूद भी ओबीसी के लिए आरक्षित क्यों नहीं किया आपने? रुड़की नगर निगम तो पहली बार चुनाव में आरक्षण में के रूप में आ रहा है, तो आपने क्यों कंसिडर नहीं किया? बताइए कौन सा नियम, कौन सा कानून था कि आप सीधा अल्मोड़ा और हरिद्वार पहुंच गए? केवल इसलिए कि हरिद्वार में इनके पास सामान्य वर्ग के प्रत्याशी के रूप में कोई था ही नहीं, तो इन्होंने कहा ये ओबीसी में खड़ा कर दो। बाद में देखा कि ओबीसी के लिए भी कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, क्योंकि इनको मालूम है कि नियम इन्होंने तोड़े हैं। चक्रीय क्रम में वार्डों का परिसीमन बदलना था, नहीं बदला गया है। आरक्षण नगर पंचायतों नगर पालिकाओं का बदला जाना था, नहीं बदला। तभी शिव प्रसाद सेमवाल जी ने भी कहा कि देहरादून को क्यों नहीं आरक्षित कर देते। कारण क्या है कि देहरादून इनको हॉट सीट दिखती है, वहां पर इनको भ्रष्टाचार के मौके मिलते हैं। 1.5 साल तक आप चुनाव की फाइल लेकर अपने बीजेपी कार्यालय में बैठे रहे, तब आपको दिखाई नहीं दे रहा था कि चुनाव हो रहा है। इसीलिए मैंने कहा यह अंधों की सरकार है और गूंगे बोलते हैं, यानी जिसको बोलने का अधिकार है, जिसको पता है वो नहीं बोलेगा कभी, लेकिन प्रवक्ताओं को लगा देंगे। इनको मालूम भी कुछ नहीं होता। मैं इनसे अगर ये पूछ ले कि चक्रीय क्रम में आरक्षण बदले गए हैं या नहीं, या कितने प्रतिशत चेंज हुए, इनको मालूम भी नहीं है। मैं बहुत से उदाहरण दे सकता हूं जहां नगर निकाय छोड़िए, हर चीज में आपत्ति की गई। अब ऐसे ही पंचायत चुनाव में जब आपने चुनाव में प्रशासक नियुक्त किए, तो क्या नवंबर के महीने में, अक्टूबर के महीने में आपको मालूम था कि ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने वाला है? क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा था वहां पे? फिर वही सवाल, क्या आप अंधे थे? इसीलिए आप जब टीवी चैनल पर बैठे हैं, सम्मानित पैनल आपके सामने, प्रवक्ता और हमारे एंकर मौजूद है, वो जो सवाल पूछा है उस पर अगर जवाब नहीं है तो आप क्षमा मांग के अपनी बात चुप कर सकते हैं। जरूरी है आपको अपनी बात बोलनी?
आप ना डिबेट का विषय समझ रहे हैं। आप देखिए ना, आरक्षण आज आपने गड़बड़ किया, कल को उत्तराखंड में पहाड़ में किसी एक सीट का आरक्षण आप ओबीसी के लिए कर देंगे, एससी के लिए कर देंगे, तो वहां के जो नागरिकों के जो संवैधानिक सामाजिक अधिकार है, सामाजिक समरसता की बात है, वो कब आएगी? आप तो एक विद्वेष पैदा कर रहे हैं ना समाज में, ये आरक्षण होना ही नहीं चाहिए। आपको तो लगता है कि आरक्षण होना नहीं चाहिए। आपके गृह मंत्री ने सदन में अम्बेडकर जी के लिए और आरक्षण के विषय में क्या क्या बोला है। और एक और बताइए ना, जातिगत आरक्षण को छोड़ दीजिए एक तरफ, महिला आरक्षण के विषय में जब आपको महिलाओं की सीट आरक्षित करनी है तो उसका एक नियम, मैं गरिमा जी आपको बता रहा हूँ कि जब 33% आरक्षण नगर निगमों, नगर पंचायतों में, ग्राम पंचायत सभाओं में है, 2 सीट ओबीसी की आरक्षित है, उसमें से आपने 1 सीट को महिला के लिए कर दिया। कैसे कर दिया आपने? आपका पास कौन सा नियम था? बस उठाया और कर दिया, देखने वाला कोई है नहीं। एक पुरानी कहावत है, जैसी अंधी देवी नकती देवी वैसे ही पुजारी। वही हालत आज इस राज्य में हो रही है। इसीलिए मैंने कहा कि उत्तराखंड राज्य को बनाना रिपब्लिक बनाकर छोड़ दिया है। आप इस तरह उत्तराखंड राज्य की ना तो मूल भावनाओं को समझ पाए। ये उत्तराखंड राज्य है, उत्तराखंड के लोगों के लिए है, और उत्तराखंड के लोगों की बेहतरी, क्या इस आरक्षण क्रम में उल्टा सीधा जो आपने काम किया, क्या इससे बेहतरी है? कोई बेहतरी नहीं है। आपने मुन्ना सिंह चौहान जी की बात पर इसलिए ध्यान नहीं दिया क्योंकि आपने उनको जरा धमका के चुप करा दिया। आपने तमाम आपत्तियां मांगी। आपत्ति तो आपको बताना चाहिए ना। मुझे बताइए, एक आपत्ति जब मेरी मान ली गई तो मुझे जवाब तो अब तक एक चिट्ठी भी नहीं आई, एक फोन भी नहीं आया। आप तो बात नहीं करने को तैयार हो रहे हैं। आपके अधिकारी हवा में और हिंदू मुस्लिम करके आप चुनाव जीतते हैं, इसलिए हवा में। जिस दिन जमीन पर उतरेंगे उस दिन आपसे हिसाब होगा। ठीक है, हमारे साथ में दीपक रावत जी हैं। दीपक रावत जी, आरोप प्रत्यारोप वही चल रहा है। निकाय चुनाव में मुख्य विपक्षी दल के तौर पर कांग्रेस पार्टी बैठी है और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अपने मन मुताबिक, पहले निकाय पर बहुत चर्चा हो रही थी कि देरी से क्यों हो रहा है, और अब चर्चा आरक्षण के मुद्दे को लेकर हो गई। आपने कहा बीजेपी चुपचाप बैठकर सब कुछ करने के बाद देख रही है। क्या बीजेपी पहले से प्लान थी और तारीखों का मतलब अंदाजा था अपने हिसाब से? जो कांग्रेस आरोप लगा रही थी मन मुताबिक अपने समय के हिसाब से तारीखों के ऐलान की, वो बात सच नजर आ रही है क्या? बिल्कुल गरिमा जी, जो स्थितियां आज की डेट में इस प्रदेश में निकाय चुनाव में ये प्रदेश झेल रहा है, वो सारी परिस्थितियां बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी ही है। बड़े आराम से आप देखिए ना, ऐसा कैसे संभव है कि इनके जो प्रवक्ता है वो दोनों के दोनों एक ही बात कर रहे हैं, नेता भी एक ही बात कर रहे हैं। जब इन्हें पता था कि 6 तारीख को रोस्टर, 6 तारीख को अभी जो आपत्तियां हैं वो हाईकोर्ट में लगी हुई हैं, उसका निर्णय आने के बाद ये तिथियां घोषित कर देते हैं, लेकिन तब इन्होंने नहीं उसका ध्यान रखा। अब बीच जब चुनाव अधिसूचना जारी हो चुकी है, लोगों ने अपने नामांकन पत्र भर दिए हैं, लोग तैयारियां कर रहे हैं, अब 6 तारीख की सुई तलवार फिर लटकी हुई है। और उसमें ये क्या कह रहे हैं, इनके आप शब्दावली नोट करिए ना, कि अगर कानून कोई न्यायालय कोई आदेश देगा तो हम उसका स्वागत करेंगे और उसका अनुपालन करेंगे। तो आप ये बताइए कि जनता का बेवकूफ इन्होंने बनाया कि नहीं बनाया? इस प्रदेश के जो गरीब लोग हैं, जो बड़ी सहमति से एक चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या इन्होंने उनका बेवकूफ बनाया नहीं बनाया, उनका मूर्ख बनाया नहीं बनाया? तो क्या बताइए, आप बताइए ना, किस प्रकार की राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी? आप इतने ही स्पष्ट है अगर जनता के प्रति, तो आपको ये स्पष्ट कर देना चाहिए था। आप 6 तारीख आप हाईकोर्ट के निर्णय का, हाईकोर्ट में अपना स्पष्टीकरण देते, हाईकोर्ट से कोई निर्णय आता, उसके बाद आप करा लेते। अब आप देखिए जो तैयारी कर रहे हैं, ये आप यहाँ पर बैठ के तो ऐसे संभव है नहीं कि और निश्चित रूप से जो शब्दावली इस्तेमाल की जा रही है, इससे एक चीज तो स्पष्ट रूप में आ रही गरिमा जी, कि जो आरक्षण ओबीसी का हो, एससी एसटी का है इस प्रदेश में निकाय चुनाव में, नगर पंचायत चुनाव में, वो मन माफिक किया गया है, रोस्टर या नियमावली के अनुसार नहीं किया हुआ है। इसी वजह से, क्योंकि न्यायालय में इनको स्पष्टीकरण देना है, और न्यायालय में यही स्पष्टीकरण नहीं चलता जो यहाँ इनके नेता यहाँ पर आके आपके मंचों में या सार्वजनिक मंचों में बोलते हैं। वहां पर तथ्यों के साथ आपको यह स्पष्ट करना पड़ता है कि आपने किस आधार पे किस सीट का आरक्षण किया और उसके तथ्य क्या थे, वो विवरण क्या थे। अब ये विवरण तो स्पष्ट कर नहीं पा रहे हैं। यदि इतने ही विवरण होता तो यहाँ पर आके ये कहते हैं कि जो हमने किया है सही किया है। दीपक भाई रुक तो जाइए, 6 तारीख आने वाली है, रुक तो जाइए दीपक भाई। ठीक है सतीश जी, अब आपस में चर्चा नहीं कीजिए। दीपक जी लौटेंगे आपके पास में। एक मेहमान और जुड़ गए, अभी जुड़े, उनको भी जोड़ लेते हैं, फिर आपके पास में और लौटेंगे। ठीक है सर, ठीक है, शांत हो जाइए। दुष्यंत मलानी साहब हमारे साथ में है, अधिवक्ता हाईकोर्ट की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका भी, आप काफी देरी से चर्चा में आए। दुष्यंत जी, आरक्षण की जो बात है वो लगातार अटक गई और 6 जनवरी तक हाईकोर्ट के सामने जवाब देना होगा।
कितनी बाध्यता है, क्योंकि फिलहाल बीजेपी या सत्ता पक्ष हम कह ले उसकी ओर से जो जवाब आ रहा है उसमें कुछ क्लैरिटी समझ में नहीं आ रही है। तो अगर कानूनी दांवपेच के हिसाब से देखें तो सरकार के सामने विपक्ष ने चुनौती बड़ी खड़ी कर दी है, लेकिन सरकार बड़ी आश्वस्त नजर आ रही है कि हमें पता है कि इस पूरे मामले में कुछ नहीं होना है। जवाब में क्या कुछ दिया जा सकता है उनकी ओर से? हुआ ही है इस मामले में, जिस दिन आरक्षण का फाइनल रोस्टर नोटिफाई हुआ उसी दिन शाम को ही चुनाव की अधिसूचना भी जारी हो गई। यानी कि कोई ऐसा ब्रीदिंग पीरियड नहीं था। यदि किसी को फाइनल नोटिफिकेशन से आपत्ति थी तो वो उसको कोई चुनौती दे सकता है या चैलेंज कर सकता, क्योंकि उसमें बहुत से विषय ऐसे थे। कुछ जगह पर पूर्व में महिला आरक्षण था, बाद में चेंज होकर ओबीसी हो गया, तो जो वहां पर महिलाएं थी अगर उन्हें कोई आपत्ति करनी थी तो उस समय तो आपत्ति का औचित्य नहीं था जब टेंटेटिवली महिला में नोटिफाई था, और सब्सिक्वेंटली जब बाद में हुआ तो फिर उनको अवसर नहीं मिला। तो इन सब मसलों को लेके विभिन्न निकायों से याचिकाएं दायर हुई, जहां पर दो चीजें संविधान में कही गई हैं आर्टिकल 243T में कि पॉपुलेशन और रोटेशन दो सिस्टम लागू करने होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही आरक्षण की जो व्यवस्था है अध्यक्ष पद के लिए चाहे वार्ड में उसी के अनुसार होनी चाहिए। तो उसका पालन नहीं हुआ। और दूसरी एक खास बात यहाँ ये है कि जो आरक्षण आवंटन की नियमावली है प्रस्तावित होंगे अध्यक्ष पदों के लिए किस कैटेगरी के, और ठीक 2 दिन पहले यानी कि 12 दिसंबर को स्टेट ने अपनी जो आरक्षण की नियमावली है वो जारी करी, जिसके आधार पर आरक्षण करना था। तो उन नियमों को जो 2 दिन पहले ही बने हैं 12 तारीख को, उनको 14 तारीख को बिल्कुल लीगल पैरामीटर्स में कैसे लागू कर दिया, ये थोड़ा प्रश्नवाचक है, क्योंकि इतनी बड़ी प्रोसेस है, इतना सारे डेटाज होते हैं, उनकी एक अवरोही आरोही क्रम में निकायों को जनसंख्या के अनुसार रखना होता है। तो जो नियमावली ही 12 दिसंबर को बनी है, 14 दिसंबर को उसको लागू करते हुए पूरे प्रदेश में कैसे शुरू कर दिया गया, ये प्रश्न है। और कुछ प्रश्न और भी हैं, जैसे कि 2 नगर पालिकाओं में चुनाव अभी नहीं हो रहा है, नरेंद्र नगर और किच्छा में। इसी तरह कई नगर पंचायतों में 5 या 6 हैं जिनमें इलेक्शन हुआ। तो जो नियमावली राज्य सरकार ने 12 तारीख को बनाई वो ये कहती है कि जब आप अध्यक्ष के पद नोटिफाई करेंगे, उनके लिए आरक्षण घोषित करेंगे, तो आप कुल पदों का कुल समानुपात लेंगे। तो आपके पास उस दिन कुल पद चुनाव के लिए अवेलेबल ही नहीं थे। आपके पास 2 नगर पालिकाएं उपलब्ध नहीं थी जिनमें आप चुनाव नहीं करा रहे थे, ऐसी 5-6 नगर पंचायतें भी उपलब्ध नहीं थी। तो कुल पदों का तो कुल समानुपात हो ही नहीं पाया। तो इन सब विषयों पे याचिकाएं आई हैं जिसमें राज्य सरकार को जवाब देना है। और पूर्व में ऐसे एग्जाम्पल हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी लद्दाख ऑटोनोमस काउंसिल का इलेक्शन नोटिफिकेशन पूर्व में रद्द किया था। अन्य कई प्रदेशों में भी रिजर्वेशन अगर गलत तरीके से हुआ है तो क्योंकि वेरी बेसिस ऑफ द इलेक्शन है, मूल जो उसकी जड़ है, अगर वही गलत है, आने वाले समय में जो चयन प्रक्रिया है उस पर भी सवाल उठेंगे, वो भी कैंसिल हो सकती है। इसलिए थ्रेशोल्ड है, बिल्कुल शुरुआती समय में अगर न्यायालय उसको इलीगल पाता है तो संभावना है कि उसको नोटिफिकेशन को रद्द किया जा सकता है या चेंज करना पड़ सकता है। शिव प्रसाद सेमवाल जी को आवाज मिल रही है क्या? ठीक है, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सतीश चंद्र जी का एक बार फिर से रुख कर लेंगे। सतीश चंद्र जी, देखिए जवाब तो दाखिल करना ही होगा, और आप फिलहाल जो जवाब दे रहे हैं उससे आपके विपक्षी संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन जवाब देना भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। और लगातार मूल निवास जो चीजें निकलकर सामने आई उसमें लगातार विरोध हो रहा था, यही वजह कि मामला कोर्ट तक पहुंचा। ऐसे ही कुछ कमी रही तभी तो चीजें आगे बढ़ी। हर बार अब सत्ता पक्ष ये कह देता है कि विपक्षी जो है वो आरोप लगा रहे हैं और बिना बात के मुद्दा बनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कमियां निकलकर आई सामने। देखिए गरिमा जी, मैंने डिबेट जब शुरू हो रही थी मैंने तब भी बोला था कि अगर कोर्ट का कोई निर्णय आएगा, अगर वो सरकार को कुछ आदेशित करते हैं न्यायालय, तो हम उसकी ओर आगे बढ़ेंगे निश्चित तौर पे। उसके देखिए अब वो तो कोर्ट जब ऑर्डर देगा उसके बाद ही पता चलेगा कि कोर्ट का ऑर्डर किस ओर इंगित कर रहा है। जिस ओर भी कोर्ट का आदेश होगा उस ओर हमारी सरकार कार्य करेगी, और उस आदेश का अनुपालन करना ही हमारा कर्तव्य है। अब विपक्ष अगर उनके आदेश का पालन करना नहीं चाहता है तो हम उसमें कुछ बोल नहीं सकते हैं। लेकिन हमारा देखिए, हमें जिम्मेदार सत्ताधारी दल है, और हमारा जो कार्य है कोर्ट का आदेश का अनुपालन करना है। ठीक है, कोर्ट के आदेश का अनुपालन होगा आशीष जी, लेकिन कहते हैं ना कि कानूनी प्रक्रिया में ठीक है, सारी बातें कानूनी प्रक्रिया के तहत सरकार करने की बात कह रही है, लेकिन सर बहुत से लूप होल्स होते हैं, मुझे लगता है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए सरकार ने मुझे कहना नहीं चाहिए कि माननीय हाईकोर्ट के
और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को दरकिनार किया है। इसमें कंटेम्प्ट इनके खिलाफ जाना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है लेकिन चुनाव और आयोग सबसे बड़ी को बात, दबाव आरक्षण नियमावली पर जब बात फंसी थी तो खुद इनकी पार्टी के कितने सारे लोगों ने आवाज उठाई थी। ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस ने ही उठाया इस पूरे मुद्दे को। मुद्दे उठाना, देखिए जहाँ सभी पार्टियों के लोग चाहे वो सत्ता में हो या सत्ता से बाहर हो, मुद्दे को उठा सकते हैं, उठाना भी चाहिए। एक जिम्मेदार दल की जिम्मेदारी होती है। अभी हमारे अधिवक्ता महोदय ने इसको बहुत तरीके से समझाया कि जब आपने कुछ आपत्तियों पर आरक्षण बदला, तो बदले जाने के बाद जिस आरक्षण को लागू किया उस पर भी तो आपत्ति हो सकती है, तो उस पर आपत्ति सुनवाई का समय नहीं दिया। दूसरे, ब्रह्म सिंह वर्मा कमीशन ने ओबीसी की जनगणना को लेकर अपनी सिफारिशें दी। उस सिफारिशों में आपके पास दो ही विकल्प थे, जनसंख्या के आधार पर, दूसरा रोस्टर के आधार पर। मैंने इसलिए कहा कि काशीपुर और रुड़की में काशीपुर रोस्टर के आधार पर चेंज हो सकता था, लेकिन रुड़की तो पहली बार चुनाव में आया था और 36% जनसंख्या के साथ बिल्कुल साफ सीधा नियम है, जहां अधिक जनसंख्या और पहली बार उसे शामिल किया जा रहा है तो उसमें आरक्षण मिल जाना चाहिए था। इन्होंने नहीं दिया, हो सकता है। और दूसरा, जो आरोही क्रम है वो हिंदी के अल्फाबेटिकल ऑर्डर से है, उस अल्फाबेटिकल ऑर्डर का भी ध्यान नहीं रखा। यानी नियम जो बनाए गए हैं, जिन नियमों को पढ़कर हम कोर्ट में जाते हैं कि सर जजों के सामने खड़े होते हैं कि हमारी ये सवाल है और ये नियम है आपका, उस नियम की तो धज्जियां उड़ा चुके हैं ना। अब बात किस पे करें और किससे करें? सरकार ने बड़ी सफाई से एक चीज कह दी कि हम कोर्ट के आदेश को मानेंगे, लेकिन ये नहीं बताया कि क्या कोर्ट आदेश देने के लिए कैपेबल है। इस समय जब चुनाव चल रहे हैं, जिन लोगों ने प्रत्याशी बनकर अपना आवेदन फॉर्म भरा है, उनके संवैधानिक अधिकार का क्या होगा? यानी कुल मिलाकर सरकार ने नियमों को ताक पर रखकर बर्बादी, अगर कहेंगे कि नियमों के कानून की कर दी है। उससे भी बड़ी बर्बादी है कि जब नॉमिनेशन भर रहे हैं तो एक ही विषय पर एक व्यक्ति की आपत्ति को खारिज किया जा रहा है और एक ही विषय पर दूसरे व्यक्ति का नॉमिनेशन स्वीकार किया जा रहा है। अधिकारियों ने, जो रिटर्निंग ऑफिसर बने, अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं, कोई कहने वाला नहीं है। हमें लगता ही नहीं कि आज राज्य में कोई ऐसी सरकार काम कर रही है जो नियमों को पढ़ती है। नहीं, लेकिन चुनाव जैसे जब देरी से हो रहे थे तब तो ये कह रहे थे कि चुनाव आयोग की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, और उसके बाद इतना सीधा आरोप लगाना और स्वीकार भी कर लेना, क्योंकि सफाई दे रहे हैं बराबर प्रशासन। हाँ जी गरिमा जी, एक उदाहरण आपके सामने, जब ग्राम पंचायतों के चुनाव 12 जिलों में कराए जाने हैं तो नवंबर के महीने में इन्होंने तैयारी नहीं की, दिसंबर में तैयारी नहीं की और जनवरी में आके कह दिया, और दिसंबर में आके कह दिया कि अब हम उसको बाद में कराएंगे, प्रशासक नियुक्त कर दिए। प्रशासक नियुक्त करने में भी प्राइवेट व्यक्ति को, यानी जो निर्वाचित प्रतिनिधि है उन्हीं को प्रशासक नियुक्त कर दिया, जो नियमों के खिलाफ है। यानी जो नियमों में कहीं है ही नहीं कि आपको प्रशासक नियुक्त करना है, तो आप वर्तमान ग्राम प्रधान को प्रशासक थोड़ी ना नियुक्त कर देंगे। और इन्होंने पहले जिला पंचायतों के अध्यक्षों को नियुक्त किया, बाद में बीडीसी और ग्राम पंचायतों में नियुक्त कर दिया। यानी कुल मिलाकर वहां भी जहां जिस विषय पर भी बात होगी वहीं पर इन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है। और कोर्ट में भी जब तक हम इकट्ठे करके शिकायतें करके वहां तक लेके जाएंगे तो हो सकता है आधी से ज्यादा शिकायतें तो छूट जाए लिखने में भी, और वहां माननीय जज जो है वो सुनने में भी उनको कुछ याद रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, और सरकार गोल मोल जवाब देकर चुनाव करा के सीधे निकल लेगी। यानी सरकार की कोशिश केवल यही है कि नियम विनियम तो कोई नाम की चीज रह नहीं गई है, लेकिन अब रहम भी नहीं बचा। यानी कोई आवेदन भरेगा तो उसमें भी ये जो मन में उठाएगा, जिसका मर्जी उठा के पर्चा निरस्त कर देंगे, जिसका मन में आएगा एक्सेप्ट कर लेंगे। ये जो स्थितियां बनी है, अब मुझे लगता नहीं कि ये सरकार स्थानीय निकाय और जन पंचायत के जो चुनाव है इनको लेकर बहुत अधिक गंभीर है। ये भूल गए हैं कि राजीव गांधी जी के समय में जब ये पंचायत प्रतिनिधियों का गठन होना शुरू हुआ था, उससे पहले स्थानीय निकाय के चुनाव में बहुत सी चीजें नहीं जुड़ी थी, वो जब जुड़ी है, आज कम से कम त्रिस्तरीय चुनाव ग्राम सभाओं में और नगर निगम नगर पालिकाओं को जो बहुत से संवैधानिक अधिकार मिले हैं, उन संवैधानिक अधिकारों का गला घोटने के लिए ही इनके चुनाव लेट किए जाते हैं, और अगर किए जाएंगे तो गलत तरीके से किए जाएंगे, और अगर इनका निर्वाचन भी हो जाएगा तो वो कोर्ट में ही लटके रहेंगे। यानी काम करने का समय तो कभी मिलना ही नहीं, और अगर कभी मिलेगा भी तो वहां इनके भ्रष्टाचार की लंबी लंबी कहानियां शुरू हो जाएंगी। और नगर निकायों में भी आप देखिए यूजर चार्ज लगाया गया है जबरदस्ती। पहले एक टैक्स लगता था, सिर्फ एक टैक्स, आज 4 तरह के टैक्स नगर निगमों में लग रहे हैं। तो आप बताइए ना कि राज्य को किस ओर ले जा रहे हैं। तो इसीलिए सारी गड़बड़ियां जितनी भी हैं ये जानबूझकर की जा रही हैं, कोर्ट को गुमराह किया जा रहा है,
यदि माननीय जज चाहे नहीं, लेकिन तो इस कोर्ट सरकार को कोर्ट जवाब से कितना संतुष्ट होती है, देखिए ये देखना बहुत अहम होगा। और क्या जवाब सरकार की ओर से 6 जनवरी को दिया जाएगा, उसका भी थोड़ा सा इंतजार। जी, इनका संतुष्ट होना भी बहुत जरूरी है। इनसे पूछिए कि कोर्ट के आदेश के बाद ये उससे संतुष्ट होंगे या नहीं होंगे, या उस पर भी खामियां नहीं होंगे, निकलेंगी। क्योंकि आप कोर्ट में भी देखिएगा, आप झूठ ये बोलेंगे। विपक्ष है और ये कोर्ट में आप नकारात्मक झूठ विपक्ष है, और इनका बोलेंगे। काम ही यही है पहले कि कोर्ट सुनिएगा, के आदेश के आपकी बाद भी गुंजाइश मत उस पर छोड़िए। भी खामियां आप निकालेंगे, कोर्ट क्योंकि में इनके पास और झूठ कोई बोलने काम जा रहे बचा हैं, नहीं मुझे है। पता है। इनका आप धरातल कोर्ट में पे झूठ कुछ काम बोलेंगे, नहीं है। आपके अधिकारी झूठ धरातल पे बोलेंगे। नीलबट्टा सन्नाटा है कांग्रेस। आप सरकारी झूठे धरातल सौदे पे करने वाले नीलबट्टा अधिकारी जो सन्नाटा है ना, है। वो झूठ बोलेंगे वहां पर। आप बहुत बड़ा झूठ माननीय कोर्ट के सामने बोलने जा रहे हैं, और उस दिन ना लोकतंत्र खाता का ना गला भाई, ही घुट हरीश जाएगा। रावत सही वाली पार्टी है उस ये दिन कांग्रेस। लोकतंत्र का गला ही घुट तो जाएगा इनका जिस क्या दिन आप सही कोर्ट होता है में वो तो झूठ सब बोलेंगे। पूरे प्रदेश आपने ने देखा आज भी हुआ है। झूठ बोला है। आपने आज भी झूठ बोला है, प्रदेश आप को कल भी झूठ बेचने बोलेंगे। वाले आप आज महा प्रदेश झूठे की लोग बात हैं, करते हैं। महा झूठे लोग हैं, झूठ बोलने वाली सरकार है। ठीक है सर, हमारे साथ में दुष्यंत जी लगातार बने हुए। दुष्यंत जी देखिए, अभी सतीश जी कह रहे हैं कि भाई विपक्ष का संतुष्ट होना भी बहुत जरूरी है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास सरकार करे? क्योंकि कोर्ट भी तो समझ रही है कि निकाय में पहले कितनी देरी हुई, कोर्ट ने हस्तक्षेप किया भी था, निकाय सही समय पर एक एफिडेविट लगाया गया था फिर इनकी ओर से कि सही समय पर कराएंगे। तो अब जब आरक्षण वाली बात सामने आई है, एक नया मुद्दा खड़ा हुआ है, तो इस पर जो सफाई दी जाएगी, जो भी स्पष्टीकरण दिया जाएगा बीजेपी की ओर से, सत्ता पक्ष की ओर से, क्या उसमें कोई जोड़ तोड़ हो सकता है क्या? देखिए, ऐसा है कि इसमें कोई भी अपना जवाब देने के लिए स्वतंत्र है, जो भी पक्षकार है। लेकिन ये जो मामले तय होते हैं वो किसी के कहने के हिसाब से, किसी का क्या जवाब है उन हिसाब से तय नहीं होते। संविधान में उसके स्पष्ट प्राविधान हैं। 72वें 73वें संशोधन के बाद जो संविधान में लागू किए गए हैं उसकी नियमावली है। नगर पालिका का अधिनियम के प्राविधान है, नगर निकाय नगर निगम अधिनियम है, और उसकी नियमावलियां हैं जो बनाई गई है। तो उनके पैरामीटर में रख के देखा जाएगा कि जो अभी आरक्षण घोषित किया गया है क्या वो वैलिड है या नहीं है, या वो इस स्तर का है कि इससे आगे अगर इलेक्शन इसी आधार पर कराया जाता है तो कल को इलीगैलिटी कंटिन्यू होगी और सारी मशीनरी इलेक्शन कमीशन की, गवर्नमेंट की इलेक्शन में लगेगी, और अगर उसका बेसिस ही वैध नहीं है तो क्या उसमें आगे जाना कानूनी रूप से प्रॉपर होगा या नहीं होगा। ये सारे पैरामीटर इन मामलों में देखे जाते हैं। सरकार अपनी ओर से वो तो यही कह रही है कि हमने जो भी निर्णय लिया है वो संविधान सम्मत है, हमने लोगों की आपत्तियों पर विचार किया है। लेकिन जनरली देखा जाए तो 800-900 आपत्ति लगभग एक कैटेगरी के निकाय में आई है, तो उनको 7 दिन में कैसे डिसाइड किया गया होगा रेशनली, तो ये तो प्रश्नवाचक है। तो लगता यही है कि सरकार अपने निर्णय को संविधान सम्मत बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब कोर्ट के ऊपर है कि कोर्ट कानूनी बिल्कुल कोर्ट क्या रिस्पॉन्स देता है वो भी देखना बहुत अहम होगा। ठीक है सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको और बाकी सभी मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे थे आरक्षण मुद्दे को लेकर, क्योंकि लगातार विपक्षी सरकार पर आरक्षण को लेकर कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।